रख भी रखे भाई। 2% लोग कानून तोड़ते हैं, 1% तोड़ते हैं, 99 तो नहीं तोड़ते। एग्जाम्पल यहाँ कितने बैठे हुए तस्कर हैं या दाऊद की गैंग में है, या कितने लोग हैं जो नहीं है ना। तो आप लोगों के पास अगर हथियार है तो आप लोगों पे चलाओगे या उनकी रक्षा करोगे? खुद की रक्षा। रखने वाले फर्जी भी रख रखे। अब सुनो, जब भी आप ये कानून बनाते हो कि लोगों के पास हथियार नहीं होने चाहिए, एक्चुअली वो कानून क्या है कि जो कानून में मानता है उसके पास हथियार नहीं होगा, जो कानून में नहीं मानता उन सबके पास हथियार होंगे। भाई शराबबंदी क्यों नहीं संभव है? शराबबंदी का मतलब है जो कानून में मानता है वो शराब नहीं पिएगा, जो कानून में नहीं मानता है वो अपने कच्ची पट्टी से निकाल के पी ले। शराबबंदी का टेक्निकल मतलब यही हुआ, नहीं समझे? वैसा ही सिस्टम है कि भाई हथियार नहीं होना मतलब दाऊद रखेगा, अरुण गवली रखेगा, ये सब लोग रखेंगे हथियार, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे? यूपी में और जो बाहुबली लोग हैं वो सब रखेंगे, तुम लोग नहीं रखोगे। फिर ये गन पॉइंट में तुम्हें नचाएंगे और तुम गुजरा करो। भाई ये दाऊद इतना पनप गया मुंबई में, 1 करोड़ की आबादी रहती है, उसने 150 लोगों की गैंग जमा करी और उनको गन पकड़ाई, 1 करोड़ को नचाने लगा। मतलब भाई गुंडा पनपता क्यों है? क्योंकि कानून में मानने वाले के तुमने हाथ काट दिए और कानून में नहीं मानने वाला हथियार ले आया, अब वो रगेड़ रहा है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। कसाब आया था 3-4 लोगों के साथ है, उसने 150 लोग उड़ा दिए, तो उसके पास क्या था? उसके पास गन थी, AK-47, उसने 150 लोग मार दिए अपने, 4 आदमी आए थे और वो तो 300-400 मर जाते, उसमें 500 तक मर जाते। तो उसमें क्या साहस ज्यादा कर रहा? नहीं, वो तो गन थी उसके पास, बाकी के पास नहीं थी। अब मेरा क्वेश्चन है वो घुसा क्यों मुंबई में? भाई उसको जो उसका जिसने उसको भेजा उसने बोला होगा ना कि तू ये बंदूक ले जिहाद कर दे मुंबई जाके और तू 200-500 को मार दे। तो उसने पूछा होगा मुंबई में कितने लोग रहते हैं भाई, करोड़ भर है, हथियार कितने के पास है? कितने के पास नहीं है? हाथ में मोबाइल मिलेंगे बस, हथियार नहीं है। तो उसने देखा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 150-200 को मार लेंगे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अब मान लो उसको बोलते हुए तू जाके वहां जिहाद कर, कसाब पूछता हुआ कितने लोगों के पास हथियार है मुंबई में? कोई हथियार तो सबके पास ही है, 1 ही करोड़ के पास में। तो वो देख रहा है कोई जिहाद तो सुन ही नहीं होना, पहुंचते ही खत्म हो जाएगा ना। मैं इधर से निकालूंगा उधर से कोई चला देगा, तो मतलब क्या निकला? तो कोई दूसरी टेरिटरी बताओ, इधर आप ट्राई करो, वो जगह बताओ ना जहाँ हथियार नहीं है, जहाँ पहले से ही कसाब मतलब जब पहले से ही बंदूकें लेके घूमे तो एडवांटेज खत्म हो गई उसकी। तो हथियार जो है हथियार वो पीस लेके आता है, कब? जब वो कानूनी हो। अगर कश्मीर में हथियार होते तो आतंकवादी दिल्ली तक नहीं आते। हाँ देखो, हथियार अगर कानून में मानने वाले लोगों के पास है तो हथियार सुरक्षा देता है सोसाइटी खुद को, और हथियार अगर गुंडों मवाली और अपराधियों के हाथ में है तो वो कानून में मानने वालों का दमन करेगा। और हथियार अगर आपने हथियार नहीं रखने का कानून बनाया तो कानून में मानने वाले के पास एक भी के पास नहीं हथियार आएगा और बाकी 2% के पास में 10-10 हथियार जमा कर लेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि ये बेवकूफ लोग हैं, इनके पास हथियार नहीं है, ये कानून में मानते हैं। अपन एक गन लिया, एक फायर हवा में किया, अगले दिन पूरा शहर दहशत में। और हर जिले में ऐसे आपको मिलेंगे लोग जो एक हवा में फायर करते हैं, पूरा शहर दहशत में। अगर सारे लोगों के पास हथियार होते हैं तो ये कसाब है, ये दाऊद है और ये कहानियां हैं बढ़ेगी। भाई चप्पल के डाकू है, भाई क्या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस है क्या? बंदूक ले आए, हो गए डाकू, 1 मिनट में गांव को दहशत में डाल लिया। अब गांव में 5,000 लोग रहते हैं, 4,000 के पास वो है, भाई वो डाकू है, कोई इधर सारे डाकू है, आगे
इधर सारे डाकू है, आने दो ना, दिक्कत क्या है? भारत में कहाँ पर ऐसे हथियारों का है कहीं? आप कह रहे हो कानून में मानने वालों के पास हथियार सुरक्षित है, ठीक है? आपने बोला अभी, है ना? पहला, अगर आप कानून बनाते हो, एक मिनट, अगर आप कानून बनाते हो कि कानूनी रूप से कोई हथियार नहीं रखेगा, तो जो कानून में मानता है उसके पास तो हथियार नहीं रहेगा, ये तो तय है। जो नहीं मानता है उन सबके पास हथियार आ जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, हाँ अब आप बोलो। जैसे अभी मैंने ये लाइन सुनी थी कि भाई कानून को जो मानता है उसके पास हथियार सुरक्षित है, हथियार। हाँ, ठीक बात है। जैसे आज अपन अभी सब जने बैठे हैं, ओके, ठीक है, अपन सब कानून को मान रहे हैं, हाँ, और अपन सब सुरक्षित है, अपने पास हथियार है, सुरक्षित है। अभी छोटी सी बात को लेकर मेरे को आपका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, ठीक है? मैं आपको दो बात बुरी उल्टी सीधी बोल के यहाँ से निकलता हूँ, आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊंची आवाज में तमाशा करके निकलता हूँ, आपको गुस्सा आया, फिर आप उस हथियार क्या करोगे? मैं हथियार के साथ क्या करूँगा? देखो, ऐसा होता है कि मैंने थोड़ी हाँ। ज्यादा ही वो कर दिया। अरे आप सही कह रहे हो, ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है, मैं बताता हूँ आपको। और एक मिनट, यही हो रहा है बाजार। नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो इम्बैलेंस है, मैं बताता हूँ। आदमी को इम्बैलेंस होने में कितना टाइम लग रहा है? नहीं नहीं, वो शक्ति का असंतुलन है, बताता हूँ। अपन ये कितने लोग बैठे हैं? 15 लोग। ये 20 लोग बैठे हैं, आप सब उधर हो जाओ। अब मुझे हथियार दे दो, मुझे हथियार दे दिया। अगर अब चांसेस हैं, हिंसा होगी। पहला, हम दो के पास हैं तो हम दो इधर हो जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कर सकते हैं। हम चार हैं, उसको कर सकते हैं। अब कंसिडर को हम सबके पास है, एडवांटेज खत्म हो गई। एडवांटेज नहीं होती है, एडवांटेज खत्म हो चुकी है। जब मेरे पास हथियार है तो मेरे को लगता है मैं इसका कुछ उखाड़ दूंगा, ये मेरा कुछ कर नहीं सकता। जब दोनों के पास हथियार है, चारों के पास हथियार है, पांचों के पास है, छठों सभी के पास है, अगर तो वहां पे मैं ये भी तो सोचूंगा ना कि भाई वो के पास भी है। हाँ, तो पहली पॉइंट तो ये है। तो सारा मतलब देखो, हथियार नहीं होने का खामियाजा क्या है? एक असंतुलन बनेगा। 2% लोग हथियार ले आएंगे तो 90% को वो मतलब दबा देंगे। तो या तो एक तरीका लाओ आप, वो तरीका क्या लाओ? 100% के पास हथियार नहीं होने चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और या फिर आप लो सभी को हथियार दो, पर उसके भी एक सोल्यूशन नहीं होता है। वो कौन सा नहीं होगा? पुलिस को तो देने पड़ेंगे, सेना को तो देने पड़ेंगे। सेना पलट गई या पुलिस पलट गई या सेना हार गई तो हम कहां जाएंगे? इतने गरीब परिवार है। एक मिनट, मैं आपको एक फैक्ट देता हूं। अमेरिका में 88% लोगों के पास गन है, ठीक है? हाँ, वहां पे गन होने से जितनी जाने बचती है उसका प्रतिशत के सामने वो प्रतिशत कुछ नहीं है जितनी जाने गन होने से जाती है। लेकिन 100 जाने बचेगी जब गन होने से, तो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा मीडिया में, लेकिन एक की जाएगी, उसे पूरी दुनिया में वो रिपोर्ट करते हैं। अब देखो, जब भी ये बात किसी को बोलते हैं ना कि भाई वहां पे तो 88% 90% लोगों के पास गन है, तो आज बोलते हैं वहां के लोग समझदार है। भारत के लोग सुबह शाम अनाज थोड़ी खाते हैं, पार्क में जाके घास करके आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग, उस कुर्ग जिले के अंदर वहां के जितने मूल निवासी हैं 100% लोगों के पास हथियार है आज भी। भारत में गन क्राइम रेट वहां सबसे कम है, बलात्कार, भारत की बात कर रहा हूँ। कर्नाटका में कुर्ग 100% लोगों के पास हथियार, वेपन। लाइसेंस नहीं, वो देते नहीं है हथियार अपने, वो ब्रिटिश के टाइम से ही लेके बैठे हैं, वो देते नहीं। कोशिश इंदिरा गांधी ने भी करी थी, ब्रिटिश ने उनको स्पेशल ये छूट दे के रखी थी। और देखो हथियार का सिस्टम ये है, दम है वो लेता है। सिखों ने 1925 में कुर्बान मोर्चा खोला, 2-3 साल लगे उनको, 1920-21 में खोला था उन्होंने कहा भाई वो 57 के बाद हथियार ले लिए ब्रिटिशर्स ने सब। देखो शासक कभी नहीं चाहता है
कि सामने वाले के पास शक्ति है, राइट टू रिकॉल भी शक्ति है। वो नहीं चाहते शक्ति मिले, वो नहीं चाहते कि वहां वेपन रहे। वेपन रहेंगे तो तमीज से पेश आना पड़ता है, मनमानी नहीं चलती। तो इन्होंने क्या किया, सिखों ने बोला भाई देखो तुमने आर्म एक्ट बना दिया, हथियार नहीं होने चाहिए। 57 के बाद में जब हथियार खींच लिए ब्रिटिश ने, तो इन्होंने बोला, तो सिखों ने बोल दिया भाई ठीक है तुम्हारा कानून तुम जानो, हम तो रखेंगे, हमने तो रखना है। तो फिर उन्होंने आंदोलन किया, मूवमेंट किया सिखों ने। होने को 1.5% है, उस समय भी 1.5% थे। ताकत इतनी है, वो आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को घुटने पे लाके उनसे हथियार उन्होंने रखने, मतलब उन्होंने हथियार रखने शुरू किए। आज भी रखते हैं, मतलब वो हाँ रखते। वैसे ही पूर्व वालों ने किया, उन्होंने मिलते थे हथियार। 2010-11 की घटना है, ये चिदम्बरम होम मिनिस्टर था, तो उस समय चिदम्बरम शायद कौन सा भूल गया, शायद चिदम्बरम था। तो वहाँ का जो एसपी था, वहाँ इलेक्शन थे पूर्व में, तो एसपी जो था, कलेक्टर और एसपी थे, उन्होंने लेके होम मिनिस्टर को एक वो भेजा सर्कुलर के भाई एक वो भेजे कि ये यहाँ पे तो सबके पास हथियार है और इलेक्शन है, हिंसा होगी तो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा। भाई किसी कहीं पे सिटीजन के पास हथियार आ गए तो पुलिस फिर दमन नहीं कर सकती ना, वो फिर तमीज से चलना पड़ेगा। तो देखा भाई मेरे पास पुलिस कितनी है, 5000 की, यहाँ तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख के पास हथियार है, तो हिंसा हो गई। तो उसने क्या बोला कि ऐसे आदेश नहीं है मुझे कि मैं इनके हथियार अभी इलेक्शन के लिए जब्त कर लूं, इलेक्शन के बाद फिर दे देंगे, ठीक है ना। 2009-10 की बात है। वो इसने वो भेजा था उसको, होम मिनिस्टर को, उसका वहां से जवाब आया। उसके पहले उन्होंने घेर लिया उसको, कलेक्टर एसपी के बंगले सब हथियारों के साथ घेर लिए। उन्होंने कहा क्या नई स्टोरी थोड़ी है, 47 से ही चुनाव हो रहे हैं क्या नई स्टोरी लेके आया तू, नहीं समझे कि भाई हिंसा हो जाएगी। 47 से ही चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे, साल तक तो नहीं हुई। उसको वो वापस से फिर उसको वो उसने होम मिनिस्टर ने रद्द किया फिर, और वो वहां पे हथियार नहीं लिए उसने। मतलब उसने कहा था कि ये इलेक्शन हो जाए उसके लिए मैं हथियार ले लूं फिर दे दूंगा, पर वो ले जो वो वहां के भी जानते, इनको पकड़ा जो दिए ये देने ही नहीं है। देने की बात, आप किसी बंदूक की लाइसेंस का नवीनीकरण कराने जाओ मतलब ही नहीं है, ट्रांसफर करवाने जाओ मतलब ही नहीं है। कोई शासक चाहते भी हथियार दें, इससे क्या है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पब्लिक में दमन कम हो जाएगा। तो अच्छा इसके अलावा क्या देखो एक और पॉइंट होता है, बात हथियार की नहीं है, कोई भी व्यवस्था आपको टिकानी है तो वो व्यवस्था को टिकाने के हिसाब से कानून चाहिए आपको। अब आप जब पब्लिक को हथियार दे रहे हो तो आपको पुलिस को भी उतना आधुनिक करना पड़ेगा, उतना लेस करना पड़ेगा, आपको अपना मुकदमों का निपटान जल्दी हो, इसके लिए जूरी सिस्टम भी लाना पड़ेगा, राइट टू रिकॉल एसपी भी लाना पड़ेगा, राइट टू रिकॉल एसपी भी लाना पड़ेगा। तो मतलब जितनी व्यवस्था को आप बेहतर बनाओगे तो सभी तरीके से उसको कसना पड़ेगा ना आपको, एक तरफ से तो नहीं कस सकते। भाई आज की डेट में मैं बोलता हूँ सबको हथियार दे दो, वैसा नहीं है। हमारी प्रपोजल में पूरी प्रोसीजर है, देखो कैसे है। पहली चीज है राइट टू रिकॉल, जिला शिक्षा अधिकारी, राइट टू रिकॉल, रक्षा मंत्री, ये 2 कानून नहीं है तो हथियार का काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? पहली बात तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा वेपन को। अभी हमारे 5वीं क्लास से हमें 6वीं क्लास से जो हमारी किताबें होती पाठ्यपुस्तक है उनके अंदर वेपन के बारे में जानकारी कि भाई हथियार भी इंपॉर्टेंट है, ये सुरक्षा के लिए होता है, और बच्चे में शुरू से एक तरह से वो एजुकेशन जाना शुरू करे। उसके बाद में हथियारों का प्रशिक्षण अनिवार्य है, 9वीं क्लास से प्रशिक्षण देना शुरू करो। ट्रेनिंग होती कोई देश में सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, हाँ कई देश है। हम अपनी प्रपोजल ट्रेनिंग नहीं है, हथियार देना है। बहुत सारे देश क्या करते हैं ट्रेनिंग देके छोड़ देते हैं, उससे काम नहीं होता, हथियार देने जरूरी है, नहीं लड़ना भी पड़ता है। हाँ आदमी लड़ता है। तो अब जैसे उसके बाद में फिर उसकी वेपन की ट्रेनिंग हुई, ठीक है, वेपन ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद में वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रक्षा मंत्री चाहिए जो ये कानून बनाए कि कोई भी कंपनी अगर बंदूकें पिस्तौल
बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। बेचने के लिए जरूर लाइसेंस लगेगा, बनाने के लिए नहीं। तो फिर बड़े पैमाने पे बंदूक बनाने की फैक्ट्रियां लगेगी, उससे कंपटीशन शुरू होगा निर्माण में, उससे बेहतर बंदूकें बनने लगेगी, उससे लागत में कमी आएगी, उससे बंदूकें सस्ती होने लगेगी। उसके बाद में हमें राइट टू रिकॉल एसपी का कानून चाहिए, वरना वो भ्रष्ट हो गया तो वो पूरे जिले में गदर हो जाएगा। तो वो एसपी जो होगा वो राइट टू रिकॉल में लाना पड़ेगा, फिर पुलिस को चाक चौबंद करना पड़ेगा, जूरी सिस्टम लाना पड़ेगा। कोई शिकायत आई तो नागरिकों की जूरी सुनेगी, कभी इसने बंदूक का गलत इस्तेमाल किया, लाइसेंस रद्द करो 1 साल के लिए, पेनल्टी लगाओ 5% इसकी कैपिटल पे, 1 लाख की संपत्ति है तो 20,000 पेनल्टी डाल दो, 6 महीने तक इसको लाइसेंस दिए, दोबारा किया तो इसको 3 महीने के लिए जेल जाएगी। दहशत फैलाने के लिए कोई हवाई फायर कर दिया, आज कोई हवाई फायर कर दे तो 5 साल बाद में तो उसका फैसला आता, जूरी सिस्टम आएगा। तो आज फायर किया, कल जूरी आई, शाम को अंदर, तो क्या होगा? तेजी से लोगों के अंदर भय आया, किसका? भाई गलती करते ही दंड मिलता है। पद्मावती का सेम डे डिसीजन आ रहा था क्या? वो रोक लगी, रोक हटी, सारा कोर्ट का डिसीजन सेम डे आ रहा है, ऐसा कानून होना चाहिए। हाँ, वो आएगा, वो जूरी सिस्टम नहीं आ सकता, वो जूरी सिस्टम में वैसे ही होता है, हर केस नई जूरी, ये केस नंबर 1, ये जूरी आई 10 से 5 सुनवाई करेगी, फैसला, दूसरा केस दूसरी जूरी, तीसरा केस तीसरी जूरी। भाई वो सलमान खान ने हिरण मार दिए, जूरी होती, अगले दिन जूरी बैठती, ये हिरण बड़ा है, ये फिंगरप्रिंट सब सभी दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहा है, तेरी मारा है, अभी सारे टेस्ट में दिख रहा है, साहब नहीं समझे, ये फोरेंसिक 5 दिन में पूरा हो गया, मुंबई नहीं देखता, 5 साल बाद देखने मिलती, 5 साल बाद जेल से रिहा हो गए, मुंबई जाएंगे, 10-15 साल में 20 तो फिल्में बना दी, वो 100 पेशियां हो गई, सर्कस चला रखा है, वहां से पहुंच जाता तो वो फुटपाथ पे गाड़ी नहीं चढ़ती उससे। वहां हिरण मार के आया, वो केस वहां दर्ज हुआ, उसकी पेशियां 12 साल बाद में हो रही है, उधर उसने जाके फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के 5 साल तो वहां जेल दिया। हाँ, और फिर एक और कोई 3-4 मुकदमों पे है वो कुछ है, और हाँ वो एविडेंस खुद ही खत्म हो जाते हैं। भाई मैं आपको बोलता हूँ, मैं सलमान खान के खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। कल हादसा हुआ तो मैं कल परसों तरसों तक दे सकता हूँ, मेरे को आप आगे कहते हो कि दवाई दे सकता है, कहाँ 12 साल तक टिका रहना, मैं कहूँगा 12 साल, अब कितना टिके आदमी यार, गवाह टूट गए, गवाह पलट गए, कोई गवाह के सुबह शाम दूध पड़ रहे हैं, क्यों नहीं पड़ रहे भाई? गर्म खून में करवा लेता गवाही तो देने को तो तैयार ही था, क्योंकि पब्लिक की बारी खड़ी थी, कोई ये पलटे तो बाहर ही मारेंगे आते ही। पुलिस से बड़ा कौन गवाह, जिन्हें एफआईआर करी थी? भाई देखो क्या हॉट मैटर होता है ना, सारी चीजें अलग तरीके से चलती है, मामला गर्म है, खून गर्म है, गवाह भी ऐसे मिलेंगे आपको सटीक, कोई नहीं पलटता उस समय, क्योंकि पब्लिक मारेगी वरना, नहीं समझे, वो सारा कुछ सही तरीके से चलता है। अब राम मंदिर है, वो 49 में केस दर्ज हुआ, उससे टेबल टेनिस खेलते ही चल रहे हैं कोर्ट है, तो ये आज क्या हो गया, मतलब 70 साल वहां ले लिए। भाई देखो वो अदालतों का डिजाइन ही ऐसा है, उनका काम क्या होता है, केस आए पकड़ के बैठ जाओ, जब काम होगा जब निकालेंगे। तो ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर वैसा आएगा, पुलिस दुरुस्त होगी, जूरी सिस्टम आएगा, हथियारों का निर्माण के अंदर हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए प्राइवेट कंपनियों को हमें छूट देनी पड़ेगी, हथियार बनाओ, तो हम हथियार बना पाएंगे जो इधर से दबाते तो इधर ही फायर करते हैं, बाकी इधर कर जाएंगे, नहीं समझे, वो भी है ना टेक्नोलॉजी है, हमें थोड़ी है खा लिया, बंदूकें बनानी है, तो 5-10 साल में जब सैकड़ों कंपनियां उतरेगी, बनाना शुरू करेगी कंपनियों का, तब वो सस्ती होनी शुरू होगी, तो रातों रात नहीं होगा। फिर उसके बाद में भी एक पहले आप ये मान के चलो एक पॉइंट तक शुरुआत में, फिर भी 1-2 साल उन सबको सेट होने में लगेगा कि वेपन को सोसाइटी अडोप्ट कर ले। उसके अंदर अगर पहले चरण में कुछ हिंसा बढ़ती है तो ठीक है, बढ़ती है भाई, उससे तो बेहतर है ना कि जब युद्ध होगा और अगर सेना हमारी, भाई अगर क्या चीन से युद्ध होगा तो हार ही जानी है, अगर अमेरिका ने मदद नहीं दी तो सेना जब शहरों में घुसेगी तो वो फिर 2-5 करोड़ को काटेगी, पूरे आगजनी होगी,
कितना होगा, उससे तो बढ़िया है ना कि भाई 0.1% जाके अगर वो अडोप्शन हो जाए। नहीं समझे? अब 47 में क्या हुआ था? 47 में डिवाइडेशन हुआ, 20-30 लाख को मार दिया, अपहरण हुए, 5-10 लाख के साथ बलात्कार हुआ, 1.5 करोड़ लोगों को घर बार छोड़ के भागना पड़ा। अब आज चीन से युद्ध हो जाए, सेना हार गई, अगर हमारी अगर भी है ही हार गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम फिर वही बात है जो अभी इराक में हुआ, ISIS ने किया, वो दशा हमारी पड़ेगी। इलाज एक ही है, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी एक ही है, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन। पब्लिक खत्म हो गई यार, पब्लिक खूब खत्म। पब्लिक में पावर दी तो गेम है, पब्लिक में पावर नहीं है तो यहाँ तो अपने को तो कुछ ही नहीं दे रखा। हथियार तो बहुत ऊंची कहानी है, तलवारें छोड़ो, वोट लेने का अधिकार नहीं दे रखा। तलवार पे लाइसेंस ले तो, तलवार पे लाइसेंस ले। वो फुग्गे बनाते हैं ना, गुड़िया के बाल नहीं मिलते एक तरह मोटे, बच्चों को बड़े खुश होते हैं देख के, धीरे धीरे उनको समझ आ जाती है तो फुग्गे है, वो फुग्गे दे रखे हैं। हाँ, तो न्याय मतलब एक कोर्ट है किसका मैं भूल गया कि भाई सिटीजन राइट जो होते हैं, डेमोक्रेसी जो होती है, लोकतंत्र, वो 3 पक्षों में सुरक्षित रहता है। पहला पक्ष है जूरी बॉक्स, मतलब पब्लिक आती है, अपना फैसला देती है और वो वोट जो करती है वो जूरी बॉक्स में वोट करती है, उसके आधार पर दोषी निर्दोष का फैसला होता है। और तो जूरी बॉक्स, दूसरा बैलेट बॉक्स, और तीसरा कार्टिएज बॉक्स, मतलब कारतूस की पेटी। मतलब पहले क्या है, सबसे कमजोर डेमोक्रेसी क्या है, तो भाई ये आपका मतपत्र, मत की पेटी है, इसमें आप वोट डालते हो। ये जब फेल कर जाता है, ये फेल करता है ना, अपने आप फेल ही है, नहीं समझे? अभी जो पद्मावती के जितने लोग विरोध कर रहे हैं, एक्चुअली सबने बीजेपी को ही वोट दिया है, बीजेपी ने ही पास किए, तो वो फेल हो गया ना, ये तो फेल हो गया, पैसों ने पास किए। कैसे भी हो लियो तो। अब ये पहला बॉक्स, ये डेमोक्रेसी इसमें रहेगी। दूसरा फिर एक और जूरी बॉक्स, कि भाई अगर विवाद हो तो न्याय करने का अधिकार जनता को रहे, न्याय करने का अधिकार जनता के पास रहे, जनता न्याय करती है। और तीसरा फिर है कारतूस की पेटी, भाई ये दोनों फेल कर जाएंगे तो फिर बंदूक आपके पास होनी चाहिए, तब आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हो। खुद को बचाने से ही देश बचता है। भाई अभी 1 मिनट के लिए एक खबर आ जाए, अभी अनाउंसमेंट हो गया, वहां से सेना चल गई है और अपने सेना कोई आतंकवादी जत्था है, 200-500 का हथियार बंद होके भिलोड़ा शहर में लगभग 20 मिनट में घुसने वाला है, तो फिर अपन क्या, अपन खुद को जब बचाने के लिए भागेंगे तो कंट्री हार गए ना हम। जब नागरिक खुद को बचाता है ना, तो कंट्री खुद बचती है, वरना नहीं बच सकती। तो आप देखो जैसे अमेरिका है या स्विट्जरलैंड है, मतलब स्विट्जरलैंड में तो वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन है, वहां पे भी सभी बात होती है, पर जैसे अमेरिका है, वो कंट्री कभी हार नहीं सकती। क्यों नहीं हार सकती? उसकी सेना को पूरे को गायब कर दोगे ना, गायब कर दोगे, तो तब भी कंट्री को कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वहां के 38-40 करोड़ में से 32-35 करोड़ के पास हथियार है, तो सेना ही हो गई। अफगानिस्तान में जैसे हुआ, अफगानिस्तान भी अफगानिस्तान है, तो अमेरिका कितनी कोशिशें हुई, अफगानिस्तान को कभी कंट्रोल ही नहीं किया जा सका पूरा, और लड़ाई चलती रही पर वो कभी टेक ओवर नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे उनके पास में वेपन, उनके पास आधुनिक वेपन नहीं है, पर वेपन होने से भी उनमें इतनी ताकत है। तो जिस कंट्री में देखो, सबसे बड़ी बात तो ये, जहां पे कॉमन्स के पास हथियार होते हैं ना, उसे युद्ध का सामना करना ही नहीं पड़ता, ज्यादातर टल जाएगा। क्योंकि युद्ध क्यों होता है, तो भाई इसको युद्ध करते हैं, भाई युद्ध करके क्या मिलेगा, भाई सेना हरा देंगे, उपजाऊ जमीन है, नदियां है, पहाड़ है, लोग हैं, जाएंगे लूटेंगे, सोना मिलेगा, जमीन मिलेगी, बाकी सबको तो भगा देंगे, वो सब फौज के और कंट्री के हाथ में आ जाती है, संसाधन हाथ में आते हैं, लूटने की संभावना नहीं है तो युद्ध नहीं होगा। भाई गोली चला सोमनाथ मंदिर लूटने, ठीक है ना, अब मान लो उसमें सारे भारत वालों के पास हथियार होते थे, तो देवता में लूट ही नहीं सकते, तो मतलब क्या है, पहले सेना आओ फिर लोगों से लड़ो, सब लोगों के पास भी हथियार है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, उसमें हथियार बंद वो नहीं के रहते हैं, बता देते हैं।
तो अब होता क्या है कि जब भी आपके पास अगर वेपन है सोसाइटी के पास, तो दुश्मन देश देखेगा मैंने सेना हरा दी, फिर क्या करूंगा, मैं अंदर घुसूंगा। अब अंदर की सारी आबादी के पास हथियार है, तो मिलना तो कुछ है नहीं, अंदर बोलकर सही है। हाँ, और सभी हथियार है, तो लूटपाट नहीं हो सकती, टेरिटरी को टेक ओवर नहीं कर सकता, तो वो क्या है, वो प्रोग्राम ही कैसे कर देगा, तो छोड़, कोई मतलब नहीं। भाई जैसे आज भारत की सेना अमेरिका पे हमला करके अमेरिका की सेना को हरा भी दे, तो क्या हम अमेरिका की टेरिटरी को टेक ओवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो युद्ध पॉइंटलेस हो गया, कर लेना दे, वो मतलब ही नहीं है। हमारे जितने हमने युद्ध हारे ना, वो सब में एक बड़ा रीजन यही था। तो ये वेपनाइजेशन कोवन का मतलब है कि जरूरी है, इसमें सारे लाभ नहीं है, लेकिन इसमें जो लाभ है वो इतना बड़ा लाभ है कि उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कड़वी दवाई है, पर वो बात है कि कैंसर से यही बचाएगा। हाँ, ओबामा खुद कहता मैं हट गया, राष्ट्रपति था पर हटा नहीं पाया, वो तो प्रमोट कर रहा था, लोभी है ना। हाँ, वो प्रमोट करवा रही थी ओबामा से। अच्छा, देखो मैं आपको बोलता हूं कि कल से मार्कर पे प्रतिबंध है, तो आज आप क्या करेंगे? 50 खरीदते। तो भाई हथियार लोग ने बोला तू बोल हथियार बैन होना चाहिए, सरकार बैन कर सकती है, तो ओबामा आके 2-3 बार बोला, दोनों 3 बार रिकॉर्ड है, मतलब उसका डाटा देखो आप, जब भी वो आके बोला, वो 2 साल में 2 बार बोला, तो हथियारों की बिक्री की, तो बोले तू बोल मैं बंदूक को बहुत हो गया तमाशा, बंदूकें बंद करो और ये जाके बोल, तो वो जो ही जाके बोलता है अगले दिन एकदम गन चाहिए आदमी घरे खरीदना शुरू करते हैं, वो सेल बढ़ गई 5% ज्यादा, तो बिक्री अगले महीने में फिर वो चुप हो गया 11-12 महीने गुल, फिर आके बोल गया हथियार फिर सेल बढ़ गई। भाई देखो अमेरिकन सोसाइटी में लोगों के पास वेपन है, उनके पास में जूरी सिस्टम है, उनके पास राइट टू रिकॉल भी है, तो वहां के नेता कोई भी लो ऐसा ला ही नहीं सकते हैं जिससे पब्लिक नहीं चाहती, वरना पहले तो हारना पड़ेगा, बाद में मारे भी खानी पड़ सकती है। सर जो अपन राइट टू रिकॉल प्रस्तावित कर रहे हैं वो अमेरिका में सेम टू सेम है या अपना प्रस्ताव? अमेरिका में बहुत कमजोर प्रक्रिया है, बहुत कमजोर। हमने जो प्रपोजल रखी है वो अमेरिका से बहुत ज्यादा बेहतर है। अमेरिका में सालों पुरानी है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुए, और हमने जो ड्राफ्ट दिए वो अमेरिका से काफी ज्यादा, आप खुद पढ़ो उसमें दिख जाएगा। और कोई सवाल? एक पॉइंट है हाँ मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, हाँ मैं 2 घंटे में भी ये आधे लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे बंदूक की, हाँ सुनने वालों में भी मैं सुनना आया था, सब लोग बहुत अच्छा बोलते हैं।